हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विज्ञान। इसके हम लोग लगभग 8 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव, जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन शामिल होते हैं। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको टेलीग्राम और फेसबुक में एकदम कंटिन्यू और सही मिलती रहती है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, हम लोग फिजिक्स कर चुके हैं पूरा, केमिस्ट्री कर चुके हैं पूरा, और बायोलॉजी का आज लेसन 4 है। वैसे मानिए तो ये आखिरी चैप्टर है, लेकिन 2 और चैप्टर है जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण से संबंधित है, तो उसको भी मैं करवाऊंगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। साइंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान की तरफ चलेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक और साथ ये सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें भी मैं लगभग 8 से 10 करवाते चलूँगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि क्या एक तितली और चमगादड़, चमगादड़ जानते ही हैं, के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है तो क्यों? ठीक है, तो आंसर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। आंसर जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वहीं आप लोग लिखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर मन नहीं है तो मत कीजिए। वैसे मैं एक बहुत खुशी होती है हमको कि जो भी लड़के मेरे चैनल पे पढ़ते हैं वो बिना कहे लाइक करते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी पढ़ते हो, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, जहाँ भी, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं होते हैं, याद रखिएगा, नहीं होते हैं, ये समरूप होते हैं। समरूप का मतलब एक जैसा रूप वाला, जो उड़ने का कार्य करते हैं। कारण तितली के पंखों की संरचना चमगादड़ के पंखों के बिल्कुल भिन्न होती है। जो चमगादड़ का पंख है वो तितली से अलग होता है, लेकिन चमगादड़ के पंख में अग्रपाद की जो अंगुली की हड्डियां होती हैं, जबकि तितली के पंख में हड्डियां नहीं होती है। मतलब आप चमगादड़ का जो पंख है उसको देखेंगे तो उसमें हड्डी में पाया जाता है, लेकिन जो तितली है उसके पंख में हड्डी नहीं, एकदम मुलायम होता है। तितली आप लोग देखे ही होंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन, और यही आपको आराम से 2 नंबर दिला देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाश्म क्या है। ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? मतलब फ्यूल, जीवाश्म को बोलते हैं फ्यूल। तो लाखों अथवा हजारों वर्ष पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, अवशेष मतलब समझ रहे हैं ना, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी से बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? परिभाषा। तो इसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, अभी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसी स्पेसीज जो किसी व्यक्ति परंतु अब लुप्त हो गई। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि ऐसे जीव के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो एक वर्ग के जीव का उनके विकसित वर्ग के बीच की कड़ी को जीवों का स्वरूप बताते हैं। उदाहरण दे देना है। देखिए, मैं हरदम बोलता हूँ कि कोई भी परिभाषा लिखिए, अगर उदाहरण है तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आर्की अपटेरिक्स जीवाश्म में कुछ लक्षण सरीसृप, सरीसृप का मतलब जो रेंग के चलते हैं, तो अन्य लक्षण पक्षियों के हैं। यह इंगित करता है कि पक्षी जो है सरीसृप से विकसित हुए हैं। ठीक है, ये चीज इसमें मेंशन कर देना था। इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन शामिल थे, एक पहला जीवाश्म क्या है और दूसरा उसकी विशेषता। तो जब तक आप पूरा नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन के क्षेत्र में किस प्रकार परस्पर संबंधित है, मतलब दोनों किस प्रकार से कोरिलेट है। तो आंसर को देखते हैं कि जैव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का शरीर बाद में उत्पन्न जीवों के शरीर में सरलतम है। ठीक, अर्थात मतलब इसका मतलब जीवों के शरीर में सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है। ठीक है, कैसे? मतलब पहले सरल था, अब जटिल हो गया है। यह आधार वर्गीकरण का भी है। जीवों को उनके शरीर के डिजाइन के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा गया है। अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन परस्पर संबंधित है। ठीक है, कैसे कैसे गया है? तो सरलता से जटिलता की ओर, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी तैयार हो रहा है। क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, आराम से आपको लिख देना है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ,
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना लड़का हो शेयर जरूर कीजिए, एम ऑन टारगेट चैनल पर सबको बुलाइए और फ्री में तैयारी कीजिए। आइए, मेंडल का प्रयोग, मेंडल ऐसे शख्स हैं कि इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। और मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो इसके कारण को देखते हैं कि आखिर मटर का पौधा ही उन्होंने अनुप्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना। तो पहला है कि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप यानी सेल्फ पोलिनेशन, अनेक बीज बनने के समान क्षमता है। दूसरा इसका वजह था कि मटर के विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती है। मतलब पहले तो कम समय में ही इसका काम निपट जाएगा, दूसरा आसानी से मिल जाएगा तथा ये विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन क्षमता रखती है। मतलब कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, ये अपना प्रजनन मेंटेन कर लेता है। तो इसीलिए इसको चुना था। ठीक है, सेलेक्ट। तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ये एक परिभाषा और देखते हैं कि अनुवांशिक रोग, 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन। एकदम, जो रोग अनुवांशिक विशेषज्ञों की त्रुटि संख्या, प्रभावी या अप्रभावी स्वरूप आदि के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में वो चला जाता है, उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। 2 नंबर में आएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि शेयर और लाइक में कमी नहीं रहना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है वो चलते रहेगा, घबराना नहीं है। आइए नेक्स्ट, जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरिन सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत जो भी हो, नियम, डार्विन का हो, ओपेन का हो, ये जिस विषय में जो भी सिद्धांत है उसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स। आइए, रूस के प्रसिद्ध जीव रसायन विज्ञान ओपेरन के नवीनतम खोज के आधार पर जीवन के उद्भव की जीव रासायनिक परिकल्पना प्रस्तुत की है। इसके अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे। ठीक है, कार्बनिक, अकार्बनिक नहीं, केवल कार्बनिक थे इनके अनुसार। ठीक है, मेरे अनुसार नहीं भाई, इनके अनुसार, जो समुद्र के तल में घुले हुए थे। इन्हीं यौगिकों के संयोग से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यही बताया है। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फिनोटाइप और जेनोटाइप में अंतर बताना है। ठीक है, बड़ा कर दे रहे हैं, आराम से देखिए। जेनोटाइप या जीन प्रारूपी अकार्यकी लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहते हैं। जबकि यहाँ से पैराग्राफ चेंज, फिनोटाइप या समलक्षणी जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य स्वरूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे समलक्षणी या फेनोटाइप कहते हैं। दोनों का परिभाषा लिख दीजिए परीक्षा में, अंतर अपने आप हो गया। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। आइए, डार्विन के प्रकृति वर्णवाद, चार्ल्स डार्विन का, ये होमवर्क आपको तैयार करना है। 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभावी और अप्रभावी में अंतर बताना है। आपको अंतर मात्र 2 ही वैसे याद करना है, या 3 कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप में ये दिखा रहा हूँ। देखिए कि जीन में वह कारक जो अपने लक्षण के लिए एक दूसरे कारक को प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोकता है, जबकि इसमें वह कारक जो लक्षण को प्रभावी कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता है, अप्रभावी में। दूसरा है कि एक लक्षण, जैसे मटर का पौधा हम लोग लिए थे, उसके विपरीत प्रभावों वाले 2 पौधे का संस्करण करने पर प्रथम संकर पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले कारक जो जीन के रूप में है, मटर के पौधे का लंबा होना। ठीक, दूसरा अप्रभावी है। ठीक, अगर पहला याद हो जा रहा है तो इसी का अपोजिट दूसरा कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। आइए, समयुग्मी और विषमयुग्मी। पहला है कि किसी युग्मक में जब एक लक्षण के दोनों कारक एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हो, मतलब अगर दोनों है तो दोनों या तो अप्रभावी रहे या तो प्रभावी रहे, तो उसे समयुग्मक बोलते हैं। और इसी का उल्टा कि एक प्रभावी अथवा दूसरा अप्रभावी हो तो इस लक्षण को विषम, ठीक है, विषम मतलब एक और एक इवेन मान लीजिए, ऐसे जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं, यह लक्षण शुद्ध होता है, यह लक्षण संकर होता है। ठीक, तो यही अंतर था। ठीक है, अंतर आपको याद कर लेने हैं जितने भी अंतर हैं, साथ ही परिभाषा को एकदम घोर कर पी जाइएगा। आइए, शुद्ध जाति और संकर जाति में अंतर, अभी जो पीछे आया था लास्ट लाइन, उसी के बारे में अंतर हम लोगों को देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जीन्स समयुग्मी होते हैं, इसमें जीन्स विषमयुग्मी होते हैं। इसमें युग्मक में समान प्रभाव वाले कारक होते हैं, जबकि इसमें लक्षण में दो प्रकार के युग्मक के भिन्न भिन्न प्रभाव वाला कारक होता है, जिसे अप्रभावी लक्षण वाले। ओके, याद रखिएगा, यही अंतर है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक दिन में 8 से 10 सब्जेक्टिव याद कीजिए और लगभग 50 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है एकदम चलते रहेगा कंटिन्यू, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हर बार मेरे तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं रहता है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लड़के लास्ट पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस ऑन रखिएगा, क्योंकि वीडियो कभी भी हम दे सकते हैं। टाइम कोई फिक्स नहीं है। वैसे मैं शाम को वीडियो देता था ऑब्जेक्टिव वाला, लेकिन कभी भी हम दे सकते हैं। विशेषकर टेलीग्राम, फेसबुक को ज्वाइन रखना है आपको, और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जहां चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या हो कमेंट में बताइए। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, उसके लिए सारी सूचना आपको टेलीग्राम और फेसबुक में भेज दी जाती है। ओके, तो आइए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेसन नंबर 5 के साथ, बायोलॉजी का। बायोलॉजी कंप्लीट कराने के बाद हम सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।